Hi everyone, welcome to our YouTube channel for CUET. Now, as we promised in the previous video that we will be coming up with a proper video series of all the topics of analytical reasoning. Today we will be starting with the first topic, that is analytical puzzles. Now some of you must be wondering कि सर आपने जब हमें टॉपिक की लिस्ट बताई थी तो उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक सीक्वेंस सीरीज था, फिर कोडिंग डिकोडिंग था, एनालॉजी क्लासिफिकेशन था, ब्लड रिलेशन था, डायरेक्शन सेंस था। इनके क्वेश्चन हमसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पर आप एनालिटिकल पजल से क्यों इस वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हो, क्यों आप एनालिटिकल पजल्स को ही सबसे पहले पिक कर रहे हो? देखिए, मैंने एनालिटिकल पजल सबसे पहले पिक करा है फॉर वन वेरी पर्टिकुलर रीजन, और वो रीजन है बिकॉज दिस टॉपिक डिमांड्स द मैक्सिमम एफर्ट। हम जब भी सिंगल लाइनर क्वेश्चंस करते हैं या इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास में एक एडवांटेज होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम लिख रहा हूं और मेरे पास में एग्जाम में ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया या सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन आया, और अगर मुझे वो पैटर्न स्ट्राइक नहीं करा या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ तो मैं फटाफट से उसको स्किप कर सकता हूं। आप सभी को मालूम है कि सीयूईटी के अंदर पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम स्किप भी कर सकते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास में है, ये आपको लग्जरी दी जा रही है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, तो हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो हम जल्दी से कर सकते हैं और जो टॉपिक्स हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, ठीक है। अब इस पूरी कहानी के अंदर, इस पूरी स्टोरी के अंदर एनालिटिकल पजल कहां पे फिट होता है? देखिए, एनालिटिकल पजल सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली है क्या। एनालिटिकल पजल कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको एक पैसेज के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ जनरली व्हाट हैपेंस इज कि एक एनालिटिकल पजल के अंदर आपको 3 to 5 या मे बी 7, सीयूईटी के कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा सा 7 क्वेश्चंस का पजल कम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन हम 3 to 4 क्वेश्चंस का पजल जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एनालिटिकल पजल को अटेम्प्ट करते वक्त में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो ये है कि एनालिटिकल पजल पहली बात करा जाए या नहीं करा जाए, इसको बाद के लिए रखें, स्टार्टिंग में सबसे पहले अटेम्प्ट करें, और यही डिसीजन मेकिंग बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में ये फिगर आउट हम नहीं कर पाते हैं कि इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, पूरा आगे कंटिन्यू करना है या फिर मुझे इसको स्किप करना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल आप सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन देखते हो, आपको रियलाइज होता है कि ये पैटर्न मुझे स्ट्राइक नहीं करना, आप तुरंत विद इन सेकंड्स, आप 20, 30, 25 सेकंड्स के अंदर उसको सोच करके अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है आप उसको स्किप कर दोगे। पजल के अंदर क्या होता है, हम काफी टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं उसको सॉल्व करने में, और बाद में जाकर के हमें रियलाइज होता है कि हम वो क्वेश्चन सॉल्व या वो पजल हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। एंड फॉर दैट मैटर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला, डिसीजन मेकिंग की, मुझे कब उस पूरे पेपर के अंदर किस सिचुएशन के अंदर मुझे पजल सॉल्व करना है, स्टार्टिंग में करना है, बीच में करना है या लास्ट के लिए रखना है, और दूसरी चीज किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, जब हम तैयारी कर रहे हैं हम ये चीज सोच करके प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं कि हम किन क्वेश्चंस को स्किप करेंगे। हमें प्रिपरेशन ये सोच करके करनी होगी कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्टेज पे होने चाहिए। वी शुड हैव ऑल द टूल्स पॉसिबल टू क्रैक दैट पेपर, ठीक है। हमें सीयूईटी क्रैक करने के लिए सारे टूल्स, सारे मेथड, सारी अप्रोच, हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, हर तरीके के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो ये डिसीजन मेकिंग भी हमारे पास में होनी चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना है, और उसके लिए एनालिटिकल पजल सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। क्योंकि अगर एक पजल आया तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि इसको आप पहले अटेम्प्ट करेंगे या बाद में अटेम्प्ट करेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में कि मुझे अगर नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो मैं बाद में देख लूंगा या मैं इसको स्किप कर सकता हूं। एनालिटिकल पजल के अंदर ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं।
दूसरी चीज स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एनालिटिकल पजल में एक बच्चे को फेस करना पड़ता है या एक स्टूडेंट फेस करता है वो है टाइम मैनेजमेंट। कि सर पजल चलो मुझसे सॉल्व भी हो जाता है, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं, सीयूईटी के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं, तो सर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन फिर भी मुझे टाइम लग जाता है। ठीक है, तो टाइम बचाने का तरीका क्या है? क्या हम ऐसा करें कि हम एनालिटिकल पजल अगर हमारे पास में आ रहा है क्वेश्चन पेपर के अंदर तो हम उसको जल्दी से सॉल्व कर सकें? तो इन चीजों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, पजल सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, एक आपको सही अप्रोच पता होनी चाहिए। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करा था कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने की सही अप्रोच पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अप्रोच क्या है? हमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है हम उसको अरेंज करेंगे किसके अंदर? टेबल के अंदर। देखिए यहां पे एनालिटिकल पजल होता क्या है? एनालिटिकल पजल अभी हम आगे चल के एक पजल डिस्कस भी करेंगे। एनालिटिकल पजल के अंदर एक पैसेज होता है, उस पैसेज के अंदर कुछ कहानी आपको बताई गई होती है और उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर टेबल बनाने की जरूरत क्या है? हम तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे ना, वी आर गुड इन इंग्लिश। ठीक है, या हम अपनी लैंग्वेज के अंदर बहुत अच्छे हैं, जिस भी लैंग्वेज में हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम तो क्या करेंगे, बस पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। गाइस ऐसा नहीं होता है। वहां पर जब एनालिटिकल पजल आपके पास में आएगा तो जिस तरीके से कंडीशंस आपको दी जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ करके आप उसके उस पे पूछे हुए क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे। आपको एक प्रॉपर मेथड चाहिए उस इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करने का, और उस ब्रेक डाउन के बाद में उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखने के बाद में ही आप सही तरीके से क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट रूल ऑफ सॉल्विंग एन एनालिटिकल पजल is you have to arrange the information in the table। ठीक है, आपको एक टेबल बनानी है, आपको एक फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ बनाना है जिसमें कि आप इंफॉर्मेशन को अरेंज करेंगे। दूसरा रूल, यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को लिखने का तरीका आपको आना चाहिए और इसकी आपको आदत होनी चाहिए। देखिए एनालिटिकल पजल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके टच में रहें, यानी कि ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं, ये उन स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं मैं यहां पे जो कि ऐसा सोच करके शायद प्रिपेयर कर रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो पजल वाला एरिया है, ठीक है, जहां पे आपको सेट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 3 क्वेश्चन का सेट आ रहा है या 4 क्वेश्चन का सेट आ रहा है, इसको हम एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। गाइस डोंट डू दिस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट डू दिस। क्यों? क्योंकि ये चीज आप लास्ट के 5 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर, 10 दिन के अंदर आप डेवलप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको आदत होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर इंफॉर्मेशन को लिखने की और उसको यूज करने की। और किसी भी चीज की आदत स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है कि हम 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, हमें 3 दिन में आदत नहीं पड़ती है। आदत, हमें हैबिट डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए। एंड दिस इज प्रिसाइसली द रीजन मैंने यहां पे पजल से स्टार्ट करा है कि सबसे पहले उस एरिया को एड्रेस करते हैं जो सबसे ज्यादा एफर्ट डिमांड करता है, सबसे ज्यादा टाइम डिमांड करता है। ओके, तो 2 इंपॉर्टेंट रूल, पहला क्या, टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन लिखनी है और लिखने की हमें आदत डालनी है, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करने की हमें आदत होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये बोल देना इज वेरी सिंपल कि आपको आदत डालनी है, आपको इंफॉर्मेशन टेबल में लिखनी है, लेकिन ये एक्चुअल में करना कैसे है उस पे हम बात करेंगे। तो मैं यहां पे एक सिंपल सा एनालिटिकल पजल आपके लिए लेकर के आया हूं जिसको कि मैं सॉल्व करूंगा। आप यहां पर देखेंगे, सीखेंगे कि मैं किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लिख रहा हूं। देखिए जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं हमारा सबसे पहला एजेंडा होता है कि हमें क्वेश्चन का सही आंसर निकालना है। दिस इज ऑल वी फोकस ऑन। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किस एरिया पे आपको फोकस करना है। आपको फोकस करना है इस बात पे कि मैं किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लिख रहा हूं। ओके, चलिए बिगिन करते हैं। तो देखिए दिस इज व्हाट एन एनालिटिकल पजल लुक्स लाइक। यहां पे एक पैसेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है और उस पे बेस्ड आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, एक और रीजन मैं आपको बता देता हूं कि एनालिटिकल पजल को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है, आप जब एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो वो एक क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप एनालिटिकल पजल को छोड़ते हैं, पूरा पजल छोड़ रहे हैं, तो ये जनरली आपके पास में सेट्स के अंदर आते हैं, यानी यहाँ पे 3 to 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो आपके एक साथ में अगर आपने पजल सॉल्व नहीं करा है तो एक साथ में 4 क्वेश्चन यहां पे आपके स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप किस टाइम पे एनालिटिकल पजल को सॉल्व करते हैं, कितना जल्दी आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे ये स्किप करना है तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रीजन क्या हो सकता है, बहुत ही ज्यादा लेंथी पजल आपके पास में आया है एंड यू हैव अदर बेटर चॉइसेस जहां पे कि आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दैट्स द ओनली पॉसिबल रीजन जब आप एनालिटिकल पजल को स्किप करेंगे। अदरवाइज जनरली यू विल फाइंड आउट कि आपने अगर पजल सॉल्व कर लिया है, यहां पे भी हम लोग देखेंगे कि अगर हम एक पजल को सॉल्व कर लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से हम डिकोड कर लेते हैं, तो ये जो 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं इनका हम बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। ओके, चलिए बिगिन करते हैं। तो देखिए हमारे पास में पजल दे रखा है, एक पैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है ये, ABCD EF and G are 7 professors, each one teaches a different subject from crime, contract, tort, English, QT, GK and LR, but not necessarily in the same order. Each of them teaches one day each on the 7 days of the week from Monday to Sunday, not necessarily in the same order. तो देखिए बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास में 7 प्रोफेसर्स हैं ABCD EFG, 7 हमारे पास में दिन है मंडे से संडे तक, और हमारे पास में 7 सब्जेक्ट्स हैं जो कि ये लोग पढ़ा रहे हैं, दैट इज क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, इंग्लिश, QT, GK एंड LR। ठीक है, मुझे इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। तो मैंने जैसा आपको फर्स्ट रूल बताया था एनालिटिकल पजल का, सबसे पहला रूल क्या होता है, हम टेबल बनाएंगे। तो मैंने एक टेबल बना ली है जिसमें कि मैंने डेज को टैबुलेट कर दिया है, मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे यहां पे पहले से लिख दिया है। अब मैं हर स्टेप पे आपको बता रहा हूं कि आपको क्या चीजें करनी है। देखिए यहां पर एनालिटिकल पजल के अंदर अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जैसे यहां पे दिस इज अ 3 वेरिएबल पजल। क्यों मैं बोल रहा हूं 3 वेरिएबल पजल, क्योंकि यहां पे 3 चीजें हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई करनी है। क्या क्या है, डे आइडेंटिफाई करना है, प्रोफेसर आइडेंटिफाई करना है और सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला काम जो आप करोगे वो ये है कि आप इन तीनों में से किसी भी एक वेरिएबल को फिक्स कर दोगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, फिक्स करना है एक वेरिएबल को। तो मैंने यहां पे क्या करा, मंडे से संडे तक लिख करके छोड़ दिया। ठीक है, नाउ आई जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि किस दिन कौन सा प्रोफेसर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो मैंने पहले ही एक को तो रिड्यूस कर दिया है, अब मैं 2 वेरिएबल पे आ चुका हूं, मुझे प्रोफेसर और सब्जेक्ट यहां पे आइडेंटिफाई करना है। और उस प्रोसेस के लिए मुझे यहां पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं। जैसे सबसे पहली कंडीशन यहां पे ध्यान से देखिए, सबसे पहली कंडीशन मुझे दी जा रही है, सी टीचेस टॉट ऑन फ्राइडे। ओके, अब गाइस आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोलते हुए सुना होगा कि इंफॉर्मेशन को लिखने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन होती क्या है, इंफॉर्मेशन ये सारी कंडीशंस हैं जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर एज अ हिंट दी जा रही हैं। ठीक है, देखिए किसी भी इंफॉर्मेशन को हम एनालिटिकल पजल में 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके चलते हैं, इधर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव या फिर पार्शियल। ठीक है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से मतलब क्या है, जहां पे एग्जैक्टली मुझे बताया जा रहा है कि किसके साथ में क्या आना चाहिए। जैसे मुझे यहां पे क्लियरली बताया जा रहा है कि सी जो प्रोफेसर है वो टॉर्ट्स पढ़ा रहा है और किस दिन पढ़ा रहा है, फ्राइडे को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस इंफॉर्मेशन को जो पॉजिटिव टोन के साथ में है, जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, उसको सीधा का सीधा टेबल के अंदर लिख दूंगा। मुझे सी टॉर्ट्स फ्राइडे के साथ में लिखना है, तो फ्राइडे के साथ में प्रोफेसर आ जाएगा सी और सब्जेक्ट आ जाएगा कौन सा, टॉर्ट्स। ठीक है, इट इज दैट सिंपल। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है उसको टेबल के अंदर एज इट इज हम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, बी टीचेस QT ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच अ प्रोफेसर टीचेस क्राइम। अब देखिए आपको यहां पर ये तो बता दिया कि भाई जो ये बंदा है बी, ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, QT पढ़ा रहा है और किस दिन पढ़ा रहा है, ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द डे ऑन विच अ प्रोफेसर टीचेस क्राइम। जिस भी दिन कोई एक प्रोफेसर क्राइम पढ़ाएगा उससे जस्ट पहले दिन बी QT पढ़ा रहा है। अब आप सोच के देखिए, क्या इस इंफॉर्मेशन को मैं इस टेबल में डायरेक्टली लिख सकता हूं? क्या मुझे अभी मालूम है कि बी QT कौन से दिन पढ़ाएगा? क्या मुझे मालूम है कि कौन सा प्रोफेसर है जो कि किसी एक दिन क्राइम पढ़ा रहा है? नहीं, मैं इसको डायरेक्टली यहां पे टेबल के अंदर नहीं लिख सकता हूं। तो मैं ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या करूंगा, अब बहुत सारे लोग ये यहां पर आपको एक रीजन देंगे कि भाई इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए, आप बाद में देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको दे ही नहीं रखा है, आप लिख तो सकते ही नहीं है टेबल के अंदर। मैं यहीं पे सबसे पहली आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे एडवाइस करूंगा, वो ये,
आपको कोई भी इंफॉर्मेशन छोड़नी नहीं है, ठीक है। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्यों हमें इतनी सारी चीजें लिखवा रहे हो? देखिए एक जनरल फिलॉसफी होती है स्टूडेंट्स की, हम एनालिटिकल पजल के अंदर ना लिखने से बचते हैं, और मैथ्स जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम कैलकुलेशन को ना लिख लिख करके सॉल्व करें, कि हमें 2 से भी डिवाइड करना है ना, तो भी मैं नंबर्स को लिखूंगा और फिर 2 से डिवाइड करूंगा। अगर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं लिख के मल्टीप्लाई करूंगा, या 3 की जगह फॉर एग्जांपल मुझे 13 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं लिख के मल्टीप्लाई करूंगा। 11 से 10, 11, 12 से मुझे डिवाइड करना है तो मैं लिख करके डिवाइड करूंगा। जबकि आइडियली जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे कि मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग दोनों आपसे पूछा जा रहा है, होना क्या चाहिए? एनालिटिकल पजल में आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है और ये बेसिक कैलकुलेशन आपको मन में करनी है। जबकि हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, कैलकुलेशन हम लिख के सॉल्व करेंगे, पजल के अंदर हम सोचते हैं बिना लिखे सॉल्व कर देंगे। होना क्या चाहिए, पजल लिखा जाना चाहिए, पजल के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी जानी चाहिए और कैलकुलेशन मन में होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना सब लोग, ओके। चलिए, तो सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। अच्छा, एक और रीजन है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पे लिखनी है। वो रीजन क्या है? रीजन ये है कि गाइज अगर आप यहां पे बीच में से इंफॉर्मेशन को स्किप करोगे, आप उसको लिखोगे नहीं, ठीक है। देखिए लिखने का पर्पस क्या है, लिखने का पर्पस है इन चीजों को सिंपल बनाना। अगर हम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो सिर्फ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो यहां पे लिख दूंगा, उसके बाद में हमें ये पता ही नहीं लगेगा कि इसको मुझे आगे कैसे प्रोसीड करना है। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी चीजें तो आपको नहीं देगा, ठीक है। कुछ तो आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे, कुछ कनेक्शंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कुछ रीजनिंग आपको लगानी पड़ेगी जिससे ये पूरा पजल सॉल्व हो। वो रीजनिंग, वो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, आपको मिलेगा ही नहीं। आप क्या करोगे, बार बार उस पजल को पढ़ोगे। जब नहीं मिलेगा तो आप सोचोगे कि मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, मैं एक बार दोबारा से पढ़कर देखता हूं। और जितनी बार आप इंफॉर्मेशन पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहला चैलेंज क्या बताया था एनालिटिकल पजल के अंदर, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे सिंपल तरीका है, टाइम प्रॉपर मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है इंफॉर्मेशन को सही तरीके से लिखना है, जो कि हमारी अप्रोच का एक पार्ट था कि टेबल बनानी है और इंफॉर्मेशन लिखने की आदत होनी चाहिए। और यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लिखना है, दिस इज द स्किल यू नीड टू डेवलप। यही चीज है जो आपको सीखनी है, ओके। तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, बी टीचेस क्यूटी ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच अ प्रोफेसर टीचेस क्राइम। तो बी क्यूटी पढ़ाता है, ठीक बात है। किस दिन पढ़ा रहा है, जिस भी दिन कोई एक प्रोफेसर क्राइम पढ़ाएगा। अब कौन सा प्रोफेसर है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है कि क्यूटी और क्राइम विल बी टॉट ऑन 2 consecutive days, these 2 subjects will be taught on 2 consecutive days, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जी टीचेस ऑन संडे, ठीक है। तो संडे के साथ में हमने जी लिख दिया, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी। बट टीचेस नीदर कॉन्ट्रैक्ट नॉर इंग्लिश। अब ये नेगेटिव टोन की में आपको बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट और इंग्लिश नहीं आएगा यहां पर, क्या करूं, इसको स्किप कर दूं? आंसर इज नो, स्किप नहीं करना है। हम यहां पे साइड में लिख देंगे कि जी संडे के साथ में क्या क्या नहीं आने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा और इंग्लिश नहीं आएगा, और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। हर चीज को पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट में जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको टेबल के इर्द गिर्द, टेबल के पास में, टेबल के साथ में आपको डिनोट करना है, आपको नोट डाउन करना है, एंड दिस इज द स्किल यू नीड टू डेवलप, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डी टीचेस जीके ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच एफ टीचेस। अब देखिए ये क्यूटी और क्राइम जैसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि डी टीचेस जीके, ठीक बात है, ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच एफ टीचेस। तो यानी डी एंड एफ विल बी टीचिंग ऑन 2 consecutive days in a week। 2 consecutive days पे ये दोनों प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे। मुझे यहां पे ये नहीं पता था कि क्राइम कौन सा प्रोफेसर पढ़ा रहा है, मुझे यहां पे ये नहीं पता था कि एफ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि डी एंड एफ विल बी टीचिंग ऑन 2 consecutive days एंड क्यूटी एंड क्राइम विल बी टॉट ऑन 2 consecutive days, ओके। लास्ट इंफॉर्मेशन मुझे क्या दे रखी है, ए टीचेस एलआर ऑन ट्यूसडे। ए क्या पढ़ा रहा है, लॉजिकल रीजनिंग। एलआर पढ़ा रहा है और किस दिन पढ़ा रहा है, ट्यूसडे को पढ़ा रहा है। तो ये तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। ट्यूसडे के अंदर मैंने प्रोफेसर में ए लिख दिया और सब्जेक्ट में लिख दिया मैंने क्या, एलआर। चलिए अब देखिए यहां पे आकर के हमारा पहला टास्क खत्म होता है, और वो पहला टास्क क्या था कि हमने इंफॉर्मेशन को लिख दिया है। तो बेसिकली मैंने यहां पे क्या करा है, मैंने इस पैसेज को रिड्यूस कर दिया है इस इंफॉर्मेशन के अंदर, प्लस ये 3 हिंट्स जो मुझे अलग से यहां पे दिए जा रहे हैं, जिनको मैं अब यूज करूंगा, अब अपनी रीजनिंग लगाऊंगा और उसको, इनको यूज करके मैं कोशिश करूंगा इस टेबल को मुझे क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए बिगिन करते हैं। देखिए प्रोफेसर्स की अगर मैं बात करूं तो एसीजी 3 प्रोफेसर्स को मैं यहां पे आइडेंटिफाई कर चुका हूं। सब्जेक्ट्स के अंदर एलआर टॉट्स में आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ठीक कर चुका हूं रादर, ओके।
अब देखो, मुझे सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इस पॉइंट पे मैं आपका एक स्पेशल अटेंशन डिमांड करूंगा। जब भी आप एनालिटिकल पजल सॉल्व करते हो, एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप इंफॉर्मेशन को लिख चुके हो और फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अब मैं कहां से बिगिन करूं, वेयर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम। हमेशा उस एक पॉइंट को, उस एक चीज को आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें कि पॉसिबिलिटीज मिनिमम हो और आप कुछ डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं सब्जेक्ट्स को देखूं, ठीक है, तो सब्जेक्ट्स के अंदर देखो, LR इज बीइंग टॉट बाय A ऑन ट्यूसडे, टॉट्स इज बीइंग टॉट बाय C ऑन फ्राइडे। जी की अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश ये पढ़ाएगा नहीं, तो 4 सब्जेक्ट्स तो इसके लिए पॉसिबल है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश, टॉट्स, LR। ऑल्सो D टीचेस जी के 5 सब्जेक्ट्स रिजेक्ट हो गए, B टीचेस QT 6 सब्जेक्ट्स रिजेक्ट हो गए। अब आप सोच के देखो, टोटल में हमारे पास में कितने सब्जेक्ट्स थे? 7 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट हमारे पास में बचता है, वो कौन सा है? क्राइम। ठीक है, इसके अलावा तो कोई सब्जेक्ट बचा ही नहीं है। QT हो नहीं सकता, GK हो नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश के लिए क्वेश्चन ने मना कर दिया है, टॉट्स और LR हो नहीं सकता है। दैट मींस G टीचेस क्राइम। ठीक है, तो मैंने यहां पे कंक्लूड करा कि G कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है? क्राइम पढ़ा रहा है। अब जैसे ही मैंने G के साथ में क्राइम लिखा है, आपको अगला स्टेप, अगली चीज क्या करनी है? आप इसी से रिलेटेड देखेंगे कि हम और क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या इस थ्रेड को मैं आगे बढ़ा सकता हूं, इस कनेक्शन को मैं आगे लेके जा सकता हूं? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मुझे बोला जा रहा था कि B टीचेस QT ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच अ प्रोफेसर टीचेस क्राइम। तो क्राइम इज बीइंग टॉट बाय G ऑन संडे, दैट मींस B विल बी टीचिंग QT ऑन सैटरडे। ठीक है, देखिए ये हमने यहां पे कंक्लूड कर दिया है, तो इसको हमने यहां पे रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए मेरे पास में 2 और इंफॉर्मेशन है, D टीचेस ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच F टीचेस, और दूसरी इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश की है। ठीक है, तो इसके अंदर D और F 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज पे पढ़ाएंगे। अब आप इस टेबल के अंदर सोच करके देखो, D और F को मैं कहां अरेंज कर सकता हूं? मेरे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि D एंड F कैन बी अरेंज्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो वेडनेसडे को D को अरेंज कर दिया, थर्सडे को मैंने F को अरेंज कर दिया, और D के साथ में सब्जेक्ट क्या आएगा? GK आएगा। ठीक है, तो D इज टीचिंग GK ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच F टीचेस। ये इंफॉर्मेशन भी हम अरेंज कर चुके हैं। लास्ट हमारे पास में बचता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट एंड इंग्लिश। अब आप सोच करके देखो, क्या मुझे यहां पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है जिससे कि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कौन सा प्रोफेसर पढ़ा रहा है और इंग्लिश कौन सा प्रोफेसर पढ़ा रहा है? नहीं, मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। जितनी इंफॉर्मेशन थी वो मैं पहले ही डिकोड करके यहां पे लिख चुका हूं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करके छोड़ देंगे कि भाई सबसे पहले तो A, D, F, C, B, G, यानी यहां पे प्रोफेसर कौन होगा? E होगा। ठीक है, एंड E और F की अगर मैं बात करता हूं, अगर सब्जेक्ट्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं तो या तो E कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएगा, ठीक है, और अगर E कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा है दैट मींस F विल बी टीचिंग इंग्लिश, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि E इंग्लिश पढ़ाएगा और F क्या पढ़ाएगा? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास में यहां पर आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए जनरली क्या होता है, हम यहां पे हर रिजल्ट यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन क्या ये नेसेसिटी है कि हर बार हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए? एब्सोल्युटली नॉट, कोई जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, हम इस तरीके से एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पे कि हमें पॉसिबिलिटीज बना करके छोड़नी पड़ती हैं। एंड इन पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करते हुए ही मैं इन क्वेश्चंस के जो अब मुझसे पूछे जा रहे हैं, जो इस पजल में पूछे गए थे, उनके आंसर्स भी निकालूंगा। ओके, तो देखिए दिस इज व्हाट वी टैबुलेटेड। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है, विच सब्जेक्ट डज ई टीच। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखोगे यहां पे, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि भाई आप जब एनालिटिकल पजल को सॉल्व कर लेते हो तो उसके साथ में जो 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो। तो जितना टाइम, जो भी टाइम सॉल्व करने में लगेगा वो उस पैसेज की इंफॉर्मेशन को डिकोड करने में लगेगा। क्वेश्चंस में एनालिटिकल पजल के अंदर जनरली टाइम नहीं लगता है, हम उनको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो विच सब्जेक्ट डज ई टीच? ई कैन टीच ईदर इंग्लिश और कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे आंसर टिक कर देना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाए हैं, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट और इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन विच डे डज एफ टीच? एफ कौन से दिन पढ़ाता है? एफ का सब्जेक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन डे तो मुझे मालूम है,
कौन से दिन पढ़ा रहा है? थर्सडे को पढ़ाता है। नेक्स्ट, जी टीचेस विच सब्जेक्ट, तो जी के लिए तो देखो बिल्कुल यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, जी संडे को पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है? क्राइम पढ़ा रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। गाइस, इस तरीके के क्वेश्चंस का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे कई बार गलती करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या है कि ये जो भी आप ऑप्शन टिक करोगे वो हर हालत में सही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ पॉसिबिलिटी। देखिए, जब आप आंसर निकालते हैं, जब आप क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कंक्लूजन्स निकालते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर, एनालिटिकल पजल के अंदर, आप तीन सिचुएशन में आओगे। एक, कोई ऑप्शन या तो डेफिनेटली गलत होगा, दूसरा वो डेफिनेटली सही होगा, तीसरा वो एक पॉसिबिलिटी होगी। तीसरी सिचुएशन क्या होती है? दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज अ पॉसिबिलिटी। आप हमेशा याद रखना, डेफिनेटली ट्रू के अंदर हमें डेफिनेट आंसर चाहिए, हम पॉसिबिलिटी को मार्क नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू? पहला ऑप्शन है एफ टीचेस इंग्लिश। क्या ये डेफिनेटली ट्रू है कि एफ टीचेस इंग्लिश? नो, दिस इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है एफ टीचेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या जरूरी है कि एफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए? नहीं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। तो सर ऐसी सिचुएशन में तो हमें आंसर कांट बी डिटरमाइंड टिक कर देना चाहिए। गाइस, यहां पे आंसर कांट बी डिटरमाइंड नहीं आएगा। उसका रीजन है एफ के पास में पढ़ाने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं। ईदर एफ विल टीच कॉन्ट्रैक्ट और एफ इज गोइंग टू टीच इंग्लिश। तो हमारा आंसर होगा आइदर ए और बी। भाई सिंपल सी बात है, एफ या तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएगा या इंग्लिश पढ़ाएगा। तो डेफिनेटली ट्रू अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो डेफिनेटली ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, तो हाँ, ये बात ठीक है कि इंडिविजुअली दोनों ऑप्शंस डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, लेकिन आइदर ए और बी विल बी द राइट आंसर, कि या तो एफ इंग्लिश पढ़ाएगा या फिर एफ क्या पढ़ाएगा? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएगा। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर इन दिस कि एक एनालिटिकल पजल को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। देखिए, दिस इज नॉट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, दिस इज नॉट द एंड ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हम आगे चल के भी बहुत सारे पजल सॉल्व करेंगे। एनालिटिकल पजल तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, ये सिर्फ एक शुरुआत है। आगे चल के और बहुत सारी पजल्स और बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर योर नेक्स्ट वीडियो. That's it for today. Thank you so much. Take care. Good luck.